हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 4 के साथ हैं। अभी तक हम लोग 75 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो अगर आपने वो पार्ट 3 नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिए और ज़रूर देखिए। आज के इस पार्ट 4 में हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये लास्ट 25 क्वेश्चन है 2020 के क्वेश्चन पेपर का, और इसी के साथ हमारा 2020 क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। अरेंज द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इन ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन: एस्टिमेट कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो सबसे पहले कौन सी कमेटी आई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग लगाइए। हिंदी में प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित संसदीय समितियों को उनके निर्माण के क्रमानुसार लगाएं: प्राक्कलन समिति, विभागीय स्थायी समिति, लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति। तो सबसे पहले इनमें से कौन सी समिति आएगी? जल्दी से इसके लिए राइट आंसर बताइए। तो सबसे पहले कौन सी समिति आएगी? लोक लेखा समिति, जो कि आती है 1921 में। उसके बाद आएगा प्राक्कलन समिति, जो कि आती है 1950 में। अभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि किन दो संसदीय समिति को ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है? किन दो पार्लियामेंट्री कमिटीज को ट्विन सिस्टर कहा जाता है? आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिए लाइव चैट या फिर कमेंट बॉक्स में। विभागीय स्थायी समिति कब आती है? 1993 में। और लोक उद्यम समिति कब आती है? 1964 में। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, CADB। अब इन समितियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लोक लेखा समिति, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि कब आती है? 1921 में। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 22, जिसमें लोकसभा से होते हैं 15 और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। इन लोगों का टेन्योर कितने साल का होता है? तो 1 ईयर का होता है। अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? तो अभी इसके चेयरपर्सन हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और इन लोक लेखा के समिति के सदस्यों को अपॉइंट कौन करता है? तो ये करता है आपका लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट है आपका प्राक्कलन समिति, जो कि आती है 1950 में। इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं टोटल सदस्य 30, और इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते। तो वो कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो वो है आपका एस्टिमेट कमेटी, यानी कि प्राक्कलन समिति। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जो कि सिर्फ लोकसभा से ही आते हैं। इन्हें भी अपॉइंट कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। और कितने साल का इनका टेन्योर होता है? 1 ईयर का। इसकी स्थापना 1950 में किसकी सिफारिश पर की गई थी? जॉन मथाई की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रेजेंट में चेयरपर्सन कौन है? तो ये हैं आपके गिरीश बापट, जो कि बीजेपी से हैं। गिरीश बापट। नेक्स्ट है आपका लोक उद्यम समिति, 1964 में आती है। 1964 में आती है, और इसमें भी टोटल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं आपके लोकसभा से और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। इनका भी टेन्योर 1 ईयर का होता है। इन्हें भी अपॉइंट लोकसभा स्पीकर ही करता है। अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? तो मीनाक्षी लेखी इसकी अभी चेयरपर्सन है, जो कि बीजेपी से है।
लास्ट है आपका विभागीय स्थायी समिति। तो विभागीय स्थायी समिति कब आती है? 1993 में। 1993 में आती है। और इसमें अभी कितनी विभागीय समितियां हैं, विभागीय स्थायी समितियां अभी वर्तमान में कितनी हैं? तो वो है आपकी 24। और इन 24 में प्रत्येक में कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 31, जिसमें से 21 होते हैं आपके लोकसभा से और 10 होते हैं आपके राज्यसभा से। टोटल 31 हर एक स्थायी समिति में होते हैं। इनका गठन किया गया था 1993 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। गुजराल डॉक्ट्रिन, पंचशील, लुकिस्ट पॉलिसी, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो क्या होगा इसके लिए? राइट आंसर जल्दी से लिखिए। हिंदी में आप लोग प्रश्न को देख सकते हैं। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को उनके अस्तित्व में आने के क्रमानुसार लगाइए। गुजराल सिद्धांत, पंचशील, लुकिस्ट पॉलिसी, भारत सोवियत मैत्री संधि। तो सबसे पहले इनमें से कौन सा सिद्धांत आएगा? जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले आएगा पंचशील, जो कि 1954 में आता है। उसके बाद आएगा भारत सोवियत मैत्री संधि, जो कि 1971 में आता है। लुकिस्ट पॉलिसी आती है 1991 में। और गुजराल सिद्धांत आता है 1996 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आना चाहिए। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी केवल राइट आंसर केवल ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद आएगा आपका भारत सोवियत मैत्री संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, लुकिस्ट पॉलिसी, जो कि 1991 में आता है। और उसके बाद आना चाहिए था गुजराल सिद्धांत, जो कि 1996 में आता है। लेकिन एनटीए ने यहाँ पर आंसर किया दिया है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे कर सकते थे कि केवल अगर हमें ये पता होता कि पंचशील सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले पंचशील यानी ऑप्शन नंबर बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर 4 में। तो राइट आंसर क्या हम लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर अब आपके सामने है पैसेज, इसे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पर बस मैं आपको आंसर बता रही हूँ। द राइट्स क्लेम अगेंस्ट द स्टेट्स आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल राइट्स। राज्य के विरुद्ध जिन अधिकारों का दावा किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। द आइडिया ऑफ राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिकम्स वेरी यूजफुल व्हेन द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस। सरकार के विरुद्ध अधिकार तब बहुत उपयोगी हो जाते हैं जब समाज को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधारों पर बांटा जाता है, नस्ल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। द स्ट्रोंग राइट्स नीड टू बी इन्फर्ड, परमिटेड, बोरोड, ऑर्डेंड। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? राइट आंसर क्या है इसके लिए? परमिटेड। सशक्त अधिकारों के लिए आवश्यक है अनुमति प्राप्त करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक राइट? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी या फिर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो राइट टू लिबर्टी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इन सभी के आंसर आपको पैसेज के अंदर मिलेंगे, तो एक बार आप लोग जरूर पैसेज को पूरा पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा असक्त अधिकार है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 7 है, द राइट्स दैट कैन बी curtailed टू अचीव कॉमन वेलफेयर मे बी कॉल्ड एज। स्ट्रॉन्ग राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स या फिर वीक राइट्स। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 4 वीक राइट्स। सामान्य कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जा सकता है? सशक्त अधिकार, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार या फिर अशक्त अधिकार। तो राइट आंसर क्या होगा? अशक्त अधिकार। फिर से आपके सामने एक पैसेज है, तो इस पैसेज को भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द फिनोमिना ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर 1 ग्रेट होप ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन। ये सारे आंसर आपको पैसेज के अंदर मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधित्व के परिदृश्य में दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ऑब्वियस आउटकम ऑफ एन इलेक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? ऑफिस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा? चुनावों के स्पष्ट परिणाम है प्रतिनिधि का पद। एथेनियन एंड एरिस्टोटलियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसीज मीन्स। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 1। 10 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, नागरिकों के विचारण शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता लोकतंत्र की यूनानी और अरस्तुवादी अवधारणा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट टेक्स प्लेस अबव द हेड्स एंड बिहाइंड द बैक्स ऑफ द पीपल। एग्जीक्यूटिव एरोगेंस, जुडिशियल एक्टिविज्म, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी या फिर लेजिस्लेटिव कॉम्प्रोमाइज। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 लेजिस्लेटिव कॉम्प्रोमाइज। लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? विधायी समझौतों का। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर क्या है? वाई कुड हैव रिप्रेजेंटेटिव फेल्ट प्राउड ऑफ व्हाट दे अकम्प्लिश्ड। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर 2 दे मेड द डिसीजन दैट लेड टू द कॉम्प्रोमाइज। ये सभी आंसर आपको एनटीए के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फाइनल आंसर की जो एनटीए ने जारी की थी उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, अरेंज द वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। द कैपिटल यानी दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। तो इनको आपको पब्लिशिंग ईयर के अकॉर्डिंग लगाना है, जल्दी से लगाइए। तो सबसे पहले कौन सी बुक आएगी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में आती है, जो कि 1848 में आती है। द कैपिटल आती है आपकी 1867 में। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम आता है आपका 1891 में। और द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट आती है आपकी 1932 में। ये बुक पब्लिश होती है। तो सबसे पहले कौन सा बुक आएगा? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके बाद आएगा द कैपिटल या दास कैपिटल, यानी कि सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी देन ए। तो ऑप्शन नंबर 3 में मिलता है आपको ये ऑप्शन। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, मैच करनी है आपको। बुक्स एंड ऑथर्स दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, ये किसकी बुक है? द पावर एलिट किसकी बुक है? अ प्रीफेस
टू डेमोक्रेटिक थियोरी किसकी बुक है? द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन किसकी बुक है? तो राइट आंसर क्या होगा इसके लिए, जल्दी से बताइए। तो द पावर एलिट किसकी बुक है? सी राइट मिल्स की बुक है, जो कि 1956 में पब्लिश होती है। अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थियोरी किसकी बुक है? रॉबर्ट डाहल की बुक है। ये भी बुक 1956 में ही पब्लिश होती है। तो बी का सेकंड ऑप्शन और सी का फर्स्ट ऑप्शन आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो बी का सेकंड ऑप्शन और सी का फर्स्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। पॉलिटिक्स एंड मार्केट बुक है चार्ल्स लिंडब्लॉम की, जो कि 1977 में पब्लिश होती है। द पावर एलिट सी राइट मिल्स की है, 1956 में पब्लिश होती है। अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थियोरी रॉबर्ट डाहल की है, 1956 में पब्लिश होती है। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स मैनकोर ओल्सन की बुक है, जो कि 1965 में पब्लिश होती है। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। हु कॉल्ड 1857 रिवॉल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? बी डी सावरकर, राम मनोहर लोहिया, स्वामी विवेकानंदा, दीनदयाल उपाध्याय। तो राइट आंसर लिखिए। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? वी डी सावरकर ने, राम मनोहर लोहिया ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर दीनदयाल उपाध्याय ने? तो किसने कहा था? बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। बी डी सावरकर की बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1909 में पब्लिश होती है। और इनकी एक और फेमस बुक है द 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कथन और कारण का, असर्शन और रीजन का। तो असर्शन आपको दिया गया है स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस वर द मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट यूज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। और रीजन दिया गया है बॉयकॉट वॉज एक्सेप्टेड टू बी एन इफेक्टिव वेपन बाय तिलक। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? ए सही है लेकिन आर गलत है। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। अभिकथन आपके दिया गया है स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध विरोध के वे तरीके थे जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था। तर्क दिया है तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते थे। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। द आइडिया ऑफ गवर्नेंस gained in prominence by connoting a plurality of rules in place of the state's monopoly. The idea of governance owes its origin to the World Bank. तो राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग लिखिए इसके लिए। हिंदी में प्रश्न है आपके सामने। अभिशासन का विचार राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है। तर्क दिया गया है अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबद्ध है। तो इसके लिए एनटीए ने क्या आंसर दिया है? इसके लिए एनटीए ने आंसर दिया है आपको ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए करेक्ट आंसर एनटीए के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। स्टेटमेंट 1 है ग्लोबलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड इन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। स्टेटमेंट 2 है ग्लोबलाइजेशन हैज़ डीपली इम्पैक्टेड द इंडियन सोसाइटी। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या केवल एक स्टेटमेंट सही है? राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। हिंदी में प्रश्न है आपके सामने। कथन 1 दिया गया है भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है। कथन 2 दिया गया है भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर, जल्दी से लिखिए। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है, यानी कि
भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। चौधरी चरण सिंह was the only prime minister in India who did not face the parliament. Statement 2 है, passage of a no confidence motion in Lok Sabha leads to the ousters of a government from office. चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। कथन 2 है, लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर जल्दी से आंसर कीजिए। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चौधरी चरण सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था और लोकसभा में अविश्वास पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। इंडिया हैज डेलिबरेटली बीन क्रिश्चियन एज अ यूनियन ऑफ स्टेट इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. The word union does indicate a particular type of federation that constitution makers envisaged for India. संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द का एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है। स्टेटमेंट 1 आपको दिया गया है, अ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री। स्टेटमेंट 2 दिया गया है, कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो क्या दोनों सही है या एक सही है? जल्दी से राइट आंसर बताइए आप लोग। कथन 1 है, किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है। और कथन 2 है, भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? जल्दी से राइट आंसर आप लोग इसके लिए लिखिए। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। किसी देश की विदेश नीति उसके इतिहास का परिणाम होती है, तो बिल्कुल सही है। भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है, तो ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। एम.एन. रॉय कंसिडर्ड द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री प्रोपाउंडेड बाय मार्क्स एज मिसकंसीव्ड एंड इम्परफेक्ट. स्टेटमेंट 2 है, एम.एन. रॉय आर्ग्यूड that the real form of social and economic process is not determined merely by types of material resources. तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या केवल एक स्टेटमेंट सही है? जल्दी से बताइए। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम.एन. रॉय गलत और अपूर्ण मानते थे। कथन 2 है, एम.एन. रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रकार से नहीं होता है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। ओलिगार्की इज अ गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द फ्यू. स्टेटमेंट 2 है, रॉबर्ट मैकेंजी फॉर्मुलेटेड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की. तो क्या है राइट आंसर इसके लिए? हिंदी में प्रश्न देखिए। अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की परिकल्पना की थी। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं? आप लोगों को आंसर करना है जल्दी से लाइव चैट में, तो ज़रूर करिए। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं और फेसबुक ग्रुप से, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। स्टडी विद सीमा के नाम से ग्रुप है, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अल्पतंत्र वह सरकार है जहां कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। रॉबर्ट मैकेंजी ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की परिकल्पना की थी, ये गलत है। रॉबर्ट मिसेल्स ने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत की परिकल्पना की थी। तो यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है।
ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। सोशल डेमोक्रेसी कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म टू रिकंसाइल फ्रीडम एंड इक्वालिटी। स्टेटमेंट 2 है सोशल डेमोक्रेटिक रेजिम्स यूज द सिस्टम ऑफ न्यू कॉर्पोरेटिज्म वेयरइन पॉलिसी मेकिंग इन्वॉल्व्स द स्टेट, लेबर एंड द बिजनेस। तो राइट आंसर क्या है? स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हुए जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? जल्दी से इसके लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे लाइव चैट में। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन है आज का। चेस्टर बर्नार्ड डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। स्टेटमेंट 2 है चेस्टर बर्नार्ड supported the viewpoint that man is mainly motivated by economic incentives. चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। कथन 2 है चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरित होता है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? दोनों सही है या केवल एक सही है? तो यहाँ पर कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहनों से प्रेरित होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो इसी के साथ हमारा 2020 का क्वेश्चन पेपर पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिए क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।